गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है जी? एन एंटिटी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस अंडर द गोइंग कंसर्न assumption the entity viewed as continuing the business for the foreseeable future. Presentation of financial statements deems the foreseeable future to be a period of at least 12 months from the ending of the reporting period. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई एंटिटी या जब भी कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है तो वो इस अजम्पशन के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है कि हमारा बिजनेस एटलीस्ट 12 मंथ्स या फिर बिजनेस के जो ऑपरेशन है, जो बिजनेस है वो मेरा एटलीस्ट 12 मंथ या 1 साल तक चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि इस बात का कि किसी भी कंपनी की इंटेंशन नहीं होती कि वो अपकमिंग शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को शट डाउन कर दे। ठीक है, तो इसलिए बिजनेसेस जब भी खड़े किए जाते हैं या बिजनेसेस जब भी चल रहे होते हैं तो वो इस assumption पे चल रहे होते हैं कि बिजनेस की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ये जो बिजनेस अभी हम चला रहे हैं, इस साल की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो हम इस assumption के ऊपर बना रहे हैं कि हमारा ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा बिजनेस जो है अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखेगा। कंपनी की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो विद इन एन ईयर अपनी ऑपरेशंस को क्लोज कर दे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न is an underlying assumption in the preparation of financial statements. Hence, it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. curtail का मतलब है बंद कर देना और liquidate का मतलब है ख़त्म कर देना। मतलब इस बात का क्या है कि कंपनी की कोई टेंशन ऐसी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर दे या अपने ऑपरेशंस को बंद कर दे। लेकिन अगर बिजनेसेस को कोई ऐसी इंडिकेटर मिला अच्छा जी, बिजनेस को कोई ऐसा इंडिकेटर मिला जिस इंडिकेटर से ये चीज़ पता चल रही है कि शायद बिजनेस के हालात इतने कोई माठे हो गए हैं या इतने कोई बुरे हो गए हैं कि शायद बिजनेस पूरा 1 साल भी अपना कंप्लीट ना कर सके। जब ऐसा इंटेंशन मिल जाए, सॉरी कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए बिजनेस को, या बिजनेस का इंटेंशन ये बन जाए कि शायद बिजनेस अब 1 साल से ज़्यादा अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू ना कर पा रहा हो, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वैल्यूज़ हमें इंक्लूड करनी होती है वो हम उनकी कैरिंग वैल्यूज़ पे इंक्लूड नहीं कर रहे होते, वो हमें उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उनको ब्रेकअप बेसिस पे या फिर उनकी रिकवरेबल अमाउंट्स के ऊपर। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब आपके बिजनेस के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो अब आपने उसमें मौजूद जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं अपनी, उनको किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर तो रिकॉर्ड करना है ना। तो ये डेफिनेशन लिखने वाले कहते हैं कि आपने उनको उनकी कैरिंग वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उनको उनकी ब्रेकअप वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। और ब्रेकअप वैल्यू का मतलब होता है रिकवरेबल अमाउंट। मतलब क्या है कि इस बात का, इस एसेट को जो इसकी प्रेजेंट कंडीशन है, अगर आप इसकी प्रेजेंट कंडीशन में इसको मार्केट में सेल आउट करने जाते हो तो आप इस एसेट में से टोटल कितना रिकवर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने कोई लायबिलिटी अपनी सेट ऑफ करनी है या सेटल करनी है
उस सेट ऑफ करने के लिए, सेटल करने के लिए जो आपको नेट पैसे पे करने हैं, नेट अमाउंट पे करने हैं, वो कितने हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। तो हमने क्या सीखा जी, हमने ये सीखा कि ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि जब भी कोई बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो इस अजम्पशन पे बनेगी कि बिजनेस अपने ऑपरेशंस एटलीस्ट 1 साल तक कंटिन्यू रखेगा। ठीक है। दूसरी इंटेंशन क्या होगी, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और टू सीज द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बिफोर कंप्लीशन ऑफ एन ईयर। इसीलिए जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसके ऊपर जो हम डेट्स पढ़ रहे होते हैं वो तकरीबन लिखी होती है एज ऑन, एज एंडेड ऑन या एज ऑन। और वो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रही होती हैं वो तकरीबन कितने पीरियड की होती है, कम से कम 1 साल की। तो जो 1 साल की जो कंडीशन हम देख रहे होते हैं वो किस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी है या किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा होता है, वो अंडरलाइंग सॉरी वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को की एप्लीकेबिलिटी होती है, जो कि हमारी एक अंडरलाइंग अजम्पशन है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जी अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी। बच्चों को पता होता है कि व्हाट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, लेकिन जब उनको कहा जाता है इसको डिफाइन करें या इसको एक्सप्लेन करें तो उसके लिए जो राइट वर्ड्स उन्हें यूज करने थे वो नहीं यूज कर पा रहे होते। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं, इसका मतलब होगा कि ट्रांजैक्शंस, अच्छा वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in financial statements irrespective of cash is received slash paid। कहते हैं ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करो, वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो या जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी हैसियत हो, उस उन ट्रांजैक्शंस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करो। अगर तुम्हें कैश रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, कब कब रिकॉर्ड करो, when the transaction incurs। जिस मोमेंट पे ट्रांजैक्शन इनकर हो गई आपकी, उसी मोमेंट पे अपनी इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। मतलब क्या है इस बात का, 1 जैन 2025 को लेस्को वाले आपको बिजली का बिल दे के जाते हैं और उस पर लिखा है कि आपने ₹1 लाख बिजली का बिल पे करना है। लेकिन पे कब करना आपने, आपने पे करना है 30 जैन 2025 को। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपकी ट्रांजैक्शन अकर हो गई, आपका इवेंट हैपन हो गया, लेकिन अभी तक आपने कैश पे नहीं किया, तो आपने फिर भी इस इवेंट को, इस ट्रांजैक्शन को, जिस इवेंट का, जिस ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू या कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू, आपने उस इवेंट को या उस ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या करते होते हैं, हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। ठीक हो गया। एक एग्जांपल इसकी है। दूसरी एग्जांपल क्या है, क्रेडिट सेल्स। सेल्स किया में पैसे रिसीव हुए या नहीं रिसीव हुए, हम इसको अपना रेवेन्यू का पार्ट बनाते हैं। रेवेन्यू के 2 पार्ट्स होते हैं जी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो लिखने वाला कहता है कि अगर आपने सेल्स कर दी, बेशक आपको कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो आपने अपनी सेल्स में क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करना। तो अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट की वजह क्यों पेश आती है, ये कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ताकि आप ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर सको, ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करो किस चीज़ की, अपनी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, ताकि आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस रिप्रेजेंट कर सको। किसको, अपने
शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आपकी कंपनी के तमाम डिसीजंस किसकी बेसिस पे हो रहे होते हैं, आपके प्रॉफिट के ऊपर या फिर आपके लॉस के ऊपर। ठीक हो गया। तो जैसे ट्रांजैक्शन अकर हुई, बेशक आपको कैश रिसीव हुआ, बेशक आपने कैश पे किया या नहीं किया, आपने उस ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है। अगर अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। दोनों तकरीबन तकरीबन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। ठीक हो गया। अब मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करता होता हूँ, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता होता हूँ कि जिस पीरियड का रेवेन्यू है, बल्कि सॉरी इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, जिस पीरियड की कॉस्ट है या एक्सपेंस है, आपने वो रेवेन्यू उसी पीरियड में चार्ज करना है या वाइस वर्सा। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि डेट यू ऑन ए बेकरी, जिसमें आपने अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 2024 में आपने यू कैन से आपने 1 लाख कुकीज सेल आउट की और टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट किया, वो किया 10 मिलियन का। अब ये 10 मिलियन का आपने रेवेन्यू जनरेट किया इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इन 10,000 कुकीज को सेल आउट करने के लिए या इन 10,000 कुकीज को बनाने के लिए आपने कोई ना कोई कॉस्ट इनकर की होगी, कोई ना कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट बियर की होगी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जिस पीरियड में रेवेन्यू कमाया, आपने उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है या जो कॉस्ट है, मतलब इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंस आपकी लगा, जो कॉस्ट आपकी लगी, आपने वो एक्सपेंस और वो कॉस्ट आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करनी है। आपने ये नहीं करना कि अगर आपने 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, तो आपने ये नहीं करना कि 5 मिलियन के दो पोर्शंस कर लो, एक पोर्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ऐसा करोगे तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन कर रहे होगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जो रेवेन्यू जनरेट किया, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट या एक्सपेंस इनकर किया जिस पीरियड में, उसी पीरियड में आपको चार्ज करना होगा। अगर ये एग्जांपल समझ आती है तो फिर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डेप्रीसिएशन का। जब हम डेप्रीसिएशन की एलोकेशन करते हैं या जो हम एंट्री पास आउट करते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, उसकी लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट जर्नल एंट्री, आज हम उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक कंपनी है, उसने 1 मिलियन का एक एसेट परचेज किया जिसको कहता हूँ मशीनरी। ठीक है, 1 लाख की। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का मेरे ख्याल से माइक होना चाहिए, माइक का थोड़ा ख्याल किया करें। सर रिपीट कर दे मैचिंग कॉन्सेप्ट। जी जी, मैं बिल्कुल इस एग्जांपल के बाद दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन करके मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, एक कंपनी है, उसने 1 मिलियन की एक मशीनरी परचेज की। ठीक है, और मैं कहता हूँ इसकी जो लाइफ थी, यूजफुल लाइफ थी, वो थी 5 ईयर्स। ठीक है, इसकी जो लाइफ थी 1 मिलियन की मशीनरी परचेज की जिसकी लाइफ थी 5 ईयर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब भी कंपनी कोई एसेट को परचेज करती है या एसेट को एक्वायर करती है, या जी जी बिल्कुल आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, एसेट को परचेज करती है
ये एसेट को एक्वायर करती तो उनकी इंटेंशन क्या होती है कि हम इसमें से कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे, कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे। ठीक है। अब मशीनरी इंस्टॉल करने से कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यू कैन से रुपीज़ 50,000 का, या इसको हम कर लेते हैं रुपीज़ 5 लाख का इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया, रुपीज़ 5 लाख का इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया। अब ये 5 लाख का इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने के लिए कंपनी ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, इस मशीनरी का इस्तेमाल किया। और इस मशीनरी पे कॉस्ट कितनी लगी हुई थी, 1 मिलियन की। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या कंपनी इस इकोनॉमिक बेनिफिट के अगेंस्ट, ये जो रेवेन्यू उसने जनरेट किया इसके अगेंस्ट उसने जो कॉस्ट चार्ज करनी है या मैच करनी है इसके साथ कॉस्ट, मतलब इसने ये 5 लाख का रेवेन्यू जो जनरेट किया या वो 5 लाख का जो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया, तो क्या उसके लिए जो उसने मशीनरी यूज की उसकी वर्थ 1 मिलियन थी। तो क्या कंपनी पूरे का पूरा 1 मिलियन इस रेवेन्यू के लिए अगेंस्ट चार्ज करेगा, तो द आंसर इज नो। ठीक है, इसलिए हम डेप्रीशिएट करते हैं जब मशीनरी को, तो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ 5 साल में उसको डिवाइड करेंगे और पता चलता है हमें कि लेट से आता है 2 लाख। तो 2 लाख की मशीनरी यूज हुई फॉर द जनरेशन ऑफ दिस रेवेन्यू। तो हम क्या करते हैं फिर, इस रेवेन्यू के अगेंस्ट अपनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कि मतलब ये 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारा 2 लाख का एसेट यूज हुआ, इसलिए हम पहले साल में ही पूरा एसेट डिप्रिशिएट नहीं करते, हम एसेट को एलोकेट करते हैं हमेशा, ये एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं हमेशा उसके बेनिफिट पैटर्न के ऊपर। इसमें बेनिफिट कितना जनरेट किया उसने, 5 लाख का। तो पैटर्न क्या हुआ कि वो उसने 5 साल तक मशीनरी इस्तेमाल करनी है टू जनरेट द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ 5 लाख, और 5 लाख के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट लग रही है, 2 लाख की। कितनी कॉस्ट लग रही है जी, 2 लाख की। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको समराइज करता हूँ, एक स्टूडेंट ने कहा था इसको रिपीट करते हैं, तो मैं इसको समराइज ऐसे करूंगा कि जिस पीरियड में आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया, लेट्स से आपने कुकीज़ बनाए थे, हमने यहाँ पे 10 मिलियन की हमने सेल रिकॉर्ड की थी, तो उस 10,000 की कुकीज़ बनाने के लिए आपने कोई ना कोई कॉस्ट, कोई ना कोई रॉ मटेरियल इनकर किया होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर आपने 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया तो इस 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपकी 5 लाख की कॉस्ट लगी। तो आपने इस 5 लाख की कॉस्ट को इस रेवेन्यू के साथ मैच करते हुए उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये रेवेन्यू जनरेट किया। आपने ये नहीं करना कि 5 लाख का कॉस्ट लगी इस साल, हम इसको एलोकेट कर लेते हैं जी, आधा इस साल चार्ज कर लेंगे, आधा अगले साल चार्ज करेंगे। तो अगर आपने 5 मिलियन की एक्सपेंस अपनी अकाउंट में दिखाना था, अगर वो आपको 2.5 लाख, ढाई से मतलब हाफ कर लेते हैं, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, शेयर होल्डर्स आपका प्रॉफिट देखेंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। लेकिन इट विल नॉट बी द ट्रू पिक्चर। तो क्या होगा, अगले साल अगर आपकी ज्यादा कॉस्ट लग गई तो क्या होगा कि आप प्रॉफिट एकदम से आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो डेट विल बी अ डिस्टर्बिंग कंसर्न। तो ताकि मैंने आपको बताया था, ताकि हमने, हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है हमने कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स बनानी है। कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स बनाने का मकसद क्या था कि हमने इन्फॉर्म्ड, इफेक्टिव और टाइमली डिसीजंस करने होते हैं। तो अगर हम ट्रू पिक्चर ही नहीं प्रेजेंट करेंगे अपने एक्सपेंसेस की, या ट्रू पिक्चर ही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे अपने कॉस्ट की अगेंस्ट आर रेवेन्यूज, तो हम ट्रू कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स नहीं बना रहे होंगे, तो हम इफेक्टिव टाइमली डिसीजंस नहीं ले पा रहे होंगे। जी फैसल पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका। सर एक्चुअल बेसिस पे ना, अब मैं मतलब जहाँ काम करता हूँ तो सेल हमने किया किया आइटम होते हैं बिस्किट में, वो तो ऑन द स्पॉट होगी एंट्री सर से सेल क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। फिर जब रिसीव आती है तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल जो पार्टी का नहीं होता है। सर मेरे पास समटाइम ना बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन वो मैं हेड ऑफिस भिजवाता हूँ, वो जब पे होते हैं तो वो डन होती है एंट्री करते हैं। तो जैसे आपने कहा था कि रेंट एक्सपेंस से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को ले लेते हैं,
वो उससे इनकी पेबल से नहीं बनाते, वो जब पे करते हैं ना उनके कैश होती है अच्छा, उसको यहाँ सब रिकॉर्ड करते मैं हैं। समझ गया आपको, मैं आपकी बात समझ गया। अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, सब स्टूडेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है। हमारी जो कॉरपोरेट लाइफ है, जो पाकिस्तान की जो कॉरपोरेट लाइफ है, जिसमें सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड है डिफरेंट, मतलब किसी में अगर SAP इम्प्लीमेंटेड है, किसी में ऑडो है, किसी में क्विक बुक्स है, किसी में सिद्धार्थ हैदर लगा हुआ है, मतलब जितने भी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस अकर हो रही होती है ना, वो उस सॉफ्टवेयर की साइकिल को समझकर आपने, ये सॉफ्टवेयर की जो बैक एंड पे वर्किंग हो रही थी, आपने उस बैक एंड वर्किंग को समझ के अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला शायद इतने ज़्यादा डेप्थ में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को उसमें सॉफ्टवेयर में शायद उसने ना डाला हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे पास इनकर हो गया, तो यार हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम इसको पे आउट करेंगे। इट टोटली डिपेंड अपॉन देम, ठीक है। ये सब्जेक्टिविटी होती है। CFO जो होगा कंपनी का, या फिर जो कंपनी के सीनियर मैनेजर अकाउंट्स होते हैं, उन्होंने जो अपने ऑपरेशंस रन करने होते हैं, उन्होंने अपनी सब्जेक्टिविटी के ऊपर रन करने होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, बुकिश बात करूं, या अगर मैं बुकिश कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, या अगर मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं या बुकिश कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो वो हमें यही सिखाता है, ये यही समझाता है कि जब आपका कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, आपने उस इवेंट को, उस ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है, ताकि आप ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकें अपने प्रॉफिट्स का। कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, वो कॉर्पोरेट के नॉर्म्स है, हर कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, उन पॉलिसीज के अंदर रहते हुए आपने उन रिस्ट्रिक्शंस को पूरा करना होता है। अब मुझे नहीं पता कि जो आपकी ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये आप लोग खुद फॉलो कर रहे हो या आपको हायर मैनेजमेंट की तरफ से मिली हुई है, तो इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरह अगर मैं बात करूं, कहने को बुक्स में सेल टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग की लास्ट डेट होती है वो 18th ऑफ द मंथ होती है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम, बिल्कुल आप समझ लें, मंथ के लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज ये सब्जेक्टिव है, हमारा सब्जेक्टिविटी है हमारी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि फलाने वेंडर ने अपनी रिटर्न सबमिट की या नहीं की, फलाने वेंडर की हमने विद होल्डिंग की या नहीं की, वो सर्टन फैक्टर्स हैं, तो हम उन फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, इट इज़ सब्जेक्टिविटी। यहाँ पे आपकी विजडम काम आता है, आपने उन चीज़ों को अपने बुकिश वर्ल्ड से थोड़ा सा निकल कर अपनी एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपोजर को यूज़ करना होता है। इसके अलावा और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, मैचिंग का, अक्रूवल का और गोइंग कंसर्न का। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क। देर इज़ नो क्वेश्चन, नो क्यूरी, आप में से 1-2 स्टूडेंट्स जो है वो ओके का मैसेज कर दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट यूजर पास अ सिंगल एंट्री, सेकंड इफेक्ट इज मेंटेन्ड बाय सिस्टम ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे ERP सॉफ्टवेयर, अगर हम अपनी बुकिश नॉलेज को मिक्स ना करें, बिकॉज आप में से 50 to 60% स्टूडेंट्स वो होंगे जो कॉर्पोरेट लाइफ में भी नहीं गए, और 40% स्टूडेंट्स वो होंगे जो पिछले 2 साल से या 3 साल से जो है वो कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे होंगे। तो कॉर्पोरेट लाइफ में जो मैंने आपको बताया काम हो रहा है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, विजडम। लेकिन बैक एंड पर जो नॉलेज यूज़ होती है वो बुकिश नॉलेज यूज़ हो रही होती है। अब मैं बार बार बात करता हूँ सेल टैक्स की, तो सेल टैक्स हम पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट है सेल टैक्स का, पूरा टैक्स का। उसमें जो हम सेल टैक्स पढ़ते हैं, उसमें जो हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं, वो बेस होती है टूवर्ड्स द ऑपरेशंस विच अ कंपनी इज रनिंग। क्या वो पूरे का पूरा सेल टैक्स हमने जो पढ़ा वो लग रहा होगा? इट इज़ नॉट नेसेसरी। इट इज़ ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द विजडम ऑफ द सीनियर मैनेजर्स, या जो हमारी कंपनी के रोल्स होते हैं, जो रन कर रहे होते हैं कंपनी को, ऑपरेशंस को, ये चीज़ें उनके देखने वाली होती है। तो अभी हम FSCR तक स्टिक रहते हैं, ऐसे ही है मैविश, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है FSCR को पास करना। बाकी हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट को भी हम मिक्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने जॉब स्टार्ट की हुई होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं की होगी। जिन्होंने नहीं की होगी वो थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। अच्छा जी, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को मैं आसान लफ्जों में समझाऊंगा, अगर इसको मैं वन वर्ड में समराइज करूँ तो इसको मैं कहता हूँ तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच का नाम है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है? कन्वर्जेटिव अप्रोच ये कहती है
कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई बिजनेस का गुड हो रहा है, गुड से मुराद है बिजनेस का कुछ अच्छा होने वाला है, या बिजनेस को कोई बेनिफिट होने वाला है, या बिजनेस ने कोई इनकम अर्न करने वाला है, या बिजनेस कोई रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक तुम ये इनकम, ये रेवेन्यू, ये बेनिफिट रियलाइज ना कर लो, तब तक उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड ना करना। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि कभी भी अपने रेवेन्यूज को, अपने प्रॉफिट्स को एंटीसिपेट ना करना। एंटीसिपेट का लफ्जी मतलब होता है मुतवक्के। कभी भी तवक्को के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाना, ठीक है? तवक्को के साथ अपने रेवेन्यूज को और प्रॉफिट्स को ना रिकॉर्ड करना, ठीक है? कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि अगर आपको किसी लॉस का कोई इंडिकेटर मिल गया, तो बाद में वो जो लॉस भुगतना है उसके लिए जो पैसे निकालने हैं, अभी से उस लॉस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे ऊपर हुआ केस, हमारी कंपनी के ऊपर हुआ एक केस। हमारा लॉयर आके हमें कहता है कि फाइन, असी ये केस हार जाना है, बॉस हम ये केस हारने वाले हैं, और उसके हारने के चांसेस जो है वो प्रोबेबल हैं। तो हम क्या करेंगे कि अभी इस केस का फैसला 1 साल के अंदर अंदर आना है। तो लॉयर ने ये भी बता दिया कि हमें इसके अगेंस्ट जो पेनल्टी बियर करनी पड़ सकती है, वो पेनल्टी हो जाएगी जी ₹10 मिलियन। तो 1 साल के बाद जो 10 मिलियन हमने इनकर करना है, अभी से हम इस लॉस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे और अपने शेयर होल्डर्स को ये बताएंगे कि अभी इस साल हमें 10 मिलियन की पेनल्टी बियर करनी पड़ सकती है। तो अगर हमारा इस साल का 10 मिलियन का प्रॉफिट कम आए तो समझ लेना वो किस वजह से है। तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है? अगर दूसरे एंड पे हमने कोई केस किया किसी कंपनी के ऊपर, और हम मुतवक्के हैं कि हमें पैसे आएंगे, हम मुतवक्के हैं कि हमें पैसे आएंगे, अभी तक आए नहीं, नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक आए नहीं, मतलब हमारी इनकम आई नहीं, अभी तक इनकम आई नहीं, रेवेन्यू अभी तक आया नहीं, तो हम इस मुतवक्के के बेसिस पे अपने रेवेन्यू को कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक कॉन्टीजेंट एसेट क्रिएट करते हैं और अपने नोट्स ऑफ अकाउंट में बताते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि यार शायद हमें 10 मिलियन का मुनाफा हो जाए, क्योंकि हमें तवक्को है कि शायद हमें 10 मिलियन की पेनल्टी रीएम्बर्स हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात की कि आपके पास आपका एक कस्टमर आया और उस कस्टमर ने कहा कि यार हमने आपसे लेट से 10 कार्स खरीदनी है। तो उस 10 कार्स की जो प्राइस मैं बताता हूँ वो बनती है, लेट से मैं कहता हूँ 10 मिलियन बनती है। तो कहता है हम आपसे 10 कार्स खरीदेंगे और हम आपको 10 मिलियन पे करेंगे, ठीक है? वो हमसे रेट लेके चला गया, हमने उसको 10 गाड़ियों का रेट दिया 10 मिलियन। वो हमारे कंपटीटर के पास गया, कंपटीटर ने उसको रेट दे दिया जी 9.9 मिलियन। तो क्या वो हमारे पास दोबारा आएगा? कभी भी नहीं आएगा। वो 9.9 मिलियन की 10 गाड़ियां खरीद लेगा। तो अभी सिर्फ आपकी डिस्कशन हुई है, आपको मुतवक्के था शायद आपकी 10 मिलियन की सेल हो जाए, तो आपने इस मुतवक्के सेल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। अगर तो कंफर्मेशन हो गई, वो टोकन मनी दे गया या कोई ऐसे कंडीशंस एग्रीमेंट साइन कर गया, बाउंड कर गया, लीगली बाइंड कर दिया आपने उसको कि आप वो 10 मिलियन आपको पे करेगा ही करेगा, तब उस सेंसेस में आप इस 10 मिलियन को रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन अगर वो सिर्फ ज़बानी कलामी आपसे रेट ले गया या ज़बानी कलामी आपसे बात कर गया, तो आप इस 10 मिलियन का रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि नेवर एवर एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स, इनकम until unless they are received or they are probable to be received, but be ready for the losses। अगर लॉस इनकर होने के चांसेस प्रोबेबल हैं तो उस लॉस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लो या फिर उसकी कोई ना कोई एक प्रोविजन बना लो। प्रोविजन क्या होता है? IAS 37 में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे।